हम इंसान ना अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे भविष्य को सुरक्षित करने में लगा देते हैं जो असल में मौजूद ही नहीं है, या फिर एक ऐसे अतीत से भागने की कोशिश करते हैं जो पहले ही खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों है कि हमारा दिमाग इस एक पल यानी अभी को छोड़कर बाकी हर जगह रहना चाहता है? हाँ, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब अगर हम ध्यान दें तो हमारा मन एक टाइम मशीन बन गया है। वो हमें लगातार उन जगहों पर खींचता रहता है जो या तो अब इतिहास बन चुकी हैं या फिर जो अब तक पैदा ही नहीं हुई हैं। बिल्कुल सही कहा। अगर हम एक ऐसे इंसान की कल्पना करें जो एक बेहद खूबसूरत ट्रेन के सफर पर निकला है, बाहर पहाड़ों के पीछे से सूरज ढल रहा है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन वो इंसान खिड़की से बाहर देख ही नहीं रहा है। उसका पूरा ध्यान बस इस बात पर अटका है कि 5 साल पहले उसने किसी रिश्तेदार से बहस में क्या गलत कह दिया था। हमें पसीना पसीना हो रहा है कि अगले हफ्ते की ऑफिस मीटिंग में बॉस क्या कहेगा। ट्रेन आगे बढ़ रही है, सफर चालू है, जिंदगी बीत रही है, लेकिन वो इंसान असल में वहां है ही नहीं। और इसी वजह से लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सोचने में निकाल देते हैं, लेकिन असल में जी ही नहीं पाते। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मिशन इसी उलझन को डिकोड करना है। हमने इस गहन अध्ययन के लिए द पावर ऑफ नाउ जैसी किताबों के निष्कर्षों और कई दार्शनिक विचारों को खंगाला है। बिल्कुल, आज हम यही समझेंगे कि कैसे हमारा ये ओवर थिंकिंग करने वाला मन हमें दुखों के एक चक्रव्यूह में धकेलता है और कैसे वर्तमान यानी इस क्षण में पूरी तरह से मौजूद होने से वह सच्ची शांति मिल सकती है जिसे हम बाहर खोज रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे विचार का जो सबसे मजबूत आधार हमारे अध्ययन से निकलकर आया है वो ये है कि अतीत और भविष्य दोनों ही असल में एक भ्रम है। मतलब उनका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है, है ना? एकदम सही। अतीत क्या है? वो सिर्फ हमारी यादों का एक कलेक्शन है। और भविष्य क्या है? वो हमारे दिमाग में चल रही एक कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है। जब भी हम कुछ महसूस करते हैं या कुछ करते हैं तो वो हमेशा इसी पल में होता है। जो कुछ भी सच में मौजूद है वो सिर्फ ये वर्तमान क्षण है। ये बात सुनने में बहुत तार्किक लगती है, लेकिन फिर भी हम इंसान इतना तनाव क्यों लेते हैं? मतलब अगर सब कुछ इसी पल में है तो हम अपनी यादों और चिंताओं का इतना भारी बोझ क्यों ढोते हैं? इसका जो मुख्य कारण है वो थोड़ा हैरान करने वाला है। असल में हम खुद को अपने मन यानी अपने माइंड और अपने विचारों के बिल्कुल समान मान लेते हैं। हम ये मान बैठते हैं कि जो आवाज हमारे दिमाग में लगातार बोल रही है वही हमारी असली पहचान है। ओहो, मतलब हम अपने विचारों को ही मैं समझ लेते हैं। बिल्कुल, और यहीं से सारी मानसिक पीड़ा शुरू होती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अपना माइंड नहीं है। माइंड या हमारा दिमाग इवोल्यूशन के दौरान बनी एक सर्वाइवल मशीन है। इसका मुख्य काम था आदि मानव को खतरों से बचाना। जैसे ये याद रखना कि किस झाड़ी के पीछे शेर हो सकता है या सर्दियों के लिए खाना कैसे बचाना है। हाँ, एकदम वही। ये मशीन हमेशा खतरे ढूंढने के लिए डिजाइन की गई है। लेकिन आज हमारे आसपास शेर तो है नहीं, तो ये दिमाग ईमेल, सोशल मीडिया और आपसी रिश्तों में खतरे ढूंढने लगता है। माइंड की फितरत ही ऐसी है कि वो कभी वर्तमान में टिक नहीं सकता। उसे काम करने के लिए कोई ना कोई समस्या चाहिए ही चाहिए। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। हम अक्सर मानते हैं कि हमारी असली तकलीफ किसी बाहरी घटना से आ रही है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। मान लीजिए किसी इंसान का ऑफिस में किसी ने अपमान कर दिया। हाँ, तो वो असल घटना मुश्किल से 5 या 10 सेकंड तक चली होगी, लेकिन हमारा मन क्या करता है? वही तो, वो उस 10 सेकंड के पल को बार बार रिप्ले करता है। वो इंसान घर आकर भी यही सोचता रहता है। रात को सोते वक्त भी दिमाग में वही सीन चलता है कि मुझे उस वक्त ये जवाब देना चाहिए था। बिल्कुल। तो देखा जाए तो किसी ने हमें सिर्फ 10 सेकंड के लिए दुख दिया, लेकिन असली मानसिक प्रताड़ना तो हम खुद को हफ्तों तक दे रहे हैं। इसे ही मनोवैज्ञानिक भाषा में मानसिक शोर कहते हैं। और इसी शोर की वजह से लोग जीवन के असली अनुभवों से कट जाते हैं। मैंने देखा है कि लोग किसी बहुत ही खूबसूरत जगह पर छुट्टियां मनाने जाते हैं, समुंदर किनारे एक बेहतरीन सूर्यास्त देख रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में पुरानी बहस चल रही होती है। सही कहा। उस इंसान के लिए वो सूर्यास्त जैसे मौजूद ही नहीं है। मन ने उसे उस पल की खूबसूरती से पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर दिया है। इस सिचुएशन को समझने के लिए ना एक एनालॉजी बहुत काम आ सकती है। मैं सोच रही थी कि हमारा मन एक ओवर एक्टिव बॉडीगार्ड की तरह है। वो बॉडीगार्ड मदद तो करना चाहता है, लेकिन वो हर वक्त झूठे खतरों से डराता रहता है। एक पत्ता भी गिरता है तो वो हमें जमीन पे गिरा देता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये।
और ये बॉडीगार्ड सिर्फ डराता नहीं है, बल्कि ये हमें एक बिना खिड़की वाले कमरे में बंद कर देता है, जहां से हमें बाहर की असली दुनिया दिखनी ही बंद हो जाती है। तो अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि अगर हम अपने विचार नहीं हैं, अगर हम इस डरे हुए बॉडीगार्ड से अलग हैं, तो हम खुद को इन विचारों से अलग कैसे करें? इससे बाहर निकलने की जो तकनीक है, उसे विचारक को देखना या वॉचिंग द थिंकर कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भी दिमाग में कोई विचार आए, तो उसमें बहने या उससे लड़ने की कोशिश ना करें, बस एक दर्शक बनकर उसे नोटिस करें। मतलब ये कि अगर दिमाग में कोई बुरा विचार आ रहा है, तो ये ना सोचें कि अरे मुझे ऐसे बुरे विचार क्यों आ रहे हैं, बल्कि बस किनारे पर खड़े होकर विचारों की नदी को बहते हुए देखें। क्या ये सही है? जी, हम कहते हैं, अरे देखो मेरे दिमाग में फिर से चिंता वाला विचार आ रहा है, तो उस विचार और हमारे बीच एक दूरी बन जाती है। अच्छा, तो हम ये महसूस करने लगते हैं कि इन विचारों के पीछे एक देखने वाली चेतना है। हाँ, और वो चेतना ही हमारी असली पहचान है। विचारों को बिना जज किए सिर्फ देखना ही सच्ची आजादी की शुरुआत है। लेकिन अगर हम अपने मन से अलग हैं और मन सिर्फ एक टूल है, तो फिर ये इतना गहरा और असली लगने वाला दर्द पैदा क्यों करता है? क्योंकि शारीरिक दर्द और मानसिक दर्द में एक बहुत बड़ा अंतर होता है ना? बिल्कुल। शारीरिक दर्द एक जैविक हकीकत है। अगर हाथ जलेगा तो दर्द होगा, ताकि हम हाथ पीछे खींच लें। लेकिन मानसिक दर्द पूरी तरह से हमारे अपने विचारों द्वारा बनाया गया होता है। तो ये मानसिक दर्द हमारे अंदर इकट्ठा कैसे हो जाता है? मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे अतीत के अनसुलझे दर्द, पछतावे और नकारात्मक भावनाओं का एक कलेक्शन हमारे अंदर जमा हो जाता है। इस जमे हुए दर्द को पेन बॉडी कहा गया है। ये पेन बॉडी एक अदृश्य ऊर्जा की तरह हमारे अंदर रहती है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देखा जा सकता है? मतलब कोई ऐसा उदाहरण जिससे लोग इसे आसानी से समझ सकें? हम अक्सर देखते हैं कि लोग अचानक से किसी बहुत ही छोटी बात पर भड़क जाते हैं। मान लीजिए कोई इंसान सुबह गाड़ी चला रहा है और किसी ने उसे ओवरटेक कर लिया या कट मार दिया। अचानक वो इंसान इतना गुस्से में आ जाता है कि गालियां देने लगता है। हाँ, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि ये गुस्सा उस ओवरटेक करने वाले पर है। लेकिन असल में वो गुस्सा उस घटना का नहीं है। वो पेन बॉडी है जो एक्टिवेट हो गई है। हो सकता है उस इंसान को 5 साल पहले अपने बॉस से कोई बहुत बड़ा अपमान सहना पड़ा हो, और आज जब किसी अनजान ड्राइवर ने उसे अनदेखा किया, तो वो पुराना घाव फिर से हरा हो गया। अरे बाप रे! ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी इंसान की कोई पुरानी हड्डी की चोट हो, जो सालों पहले ठीक हो चुकी है, लेकिन जैसी मौसम बदलता है या थोड़ी सी ठंड बढ़ती है, तो वो पुरानी चोट अचानक से बहुत तेज दर्द करने लगती है। चोट सालों पुरानी है, लेकिन दर्द आज महसूस हो रहा है। क्या बात है! ये तुलना स्थिति को बहुत स्पष्ट करती है, और इसमें सबसे बड़ी समस्या हमारा अहंकार यानी हमारा ईगो है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे अचेतन पहचान कहते हैं। अचेतन पहचान, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंसान अनजाने में उस दर्द को ही अपना परिचय बना लेता है। ईगो को जिंदा रहने के लिए किसी ना किसी कहानी, किसी ना किसी ड्रामे की जरूरत होती है। अगर दर्द नहीं होगा तो ईगो को लगेगा कि उसका तो कोई वजूद ही नहीं बचा। तो फिर इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? क्योंकि जब कोई इंसान गुस्से में होता है या मानसिक तकलीफ से गुजर रहा होता है, तो वो दर्द बहुत ही असली लगता है। उसका असर शरीर पर होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो उसे किसी दूसरे इंसान पर निकालने या खुद को कोसने के बजाय अपने शरीर पर ध्यान दें। मतलब अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया को महसूस करें। हाँ, महसूस करें कि सीने में कैसा खिंचाव हो रहा है, सांसें कैसे तेज हो रही हैं। जैसे ही हम उस शारीरिक प्रतिक्रिया को एक विटनेस की तरह देखते हैं, हम अपने ईगो से बाहर आ जाते हैं। पेन बॉडी को जीवित रहने के लिए ये चाहिए कि हम उस दर्द में पूरी तरह से खो जाएं। अच्छा, तो जब हम उसे सिर्फ देखना शुरू कर देते हैं, तो उसकी ताकत टूट जाती है। ये तो बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो अगर दर्द से आजादी का रास्ता ये चेतना है, और ये चेतना वर्तमान में रहने से आती है, तो क्या सच्ची शांति भी इसी वर्तमान में मिलेगी? बिल्कुल। हम इंसान हमेशा ये मानते आए हैं कि शांति या खुशी भविष्य के किसी मील के पत्थर पर हमारा इंतजार कर रही है। इसे हम डेस्टिनेशन एडिक्शन कह सकते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं बस कॉलेज खत्म हो जाए तो खुशी मिलेगी। फिर सोचते हैं बस एक अच्छी नौकरी मिल जाए, बस प्रमोशन हो जाए, या सही पार्टनर मिल जाए तो जीवन सेट हो जाएगा। ये मानव इतिहास का शायद सबसे बड़ा भ्रम है। हम हमेशा ये मानते हैं कि अभी जो है वो काफी नहीं है, और भविष्य में कुछ ऐसा मिलेगा जो हमें पूरा कर देगा। लेकिन जब किसी इंसान को वो मनचाही नौकरी मिल जाती है, तो वो खुशी कितने दिन टिकती है?
कुछ दिन या शायद कुछ हफ्ते। उसके बाद वो पुराना खालीपन वापस आ जाता है और मन फिर से किसी नए लक्ष्य की तरफ भागने लगता है। बिल्कुल। सच्ची खुशी असल में बहुत साधारण चीजों में है, जिन्हें हमारा मन अक्सर बोरिंग समझकर नजरअंदाज कर देता है। साधारण चीजें मतलब रोजमर्रा के छोटे छोटे काम। हाँ, जैसे सुबह उठकर सुकून से एक कप चाय पीना, किसी पार्क में बिना फोन के टहलना या अपने बच्चे को खेलते हुए देखना। जब लोग इन कामों को कर रहे होते हैं और उनका दिमाग पास्ट या फ्यूचर में कोई कहानी नहीं बुन रहा होता है, तब वे प्रेजेंस की स्थिति में होते हैं। तो प्रेजेंस कोई भारी भरकम मेडिटेशन की तकनीक नहीं है जिसके लिए आपको पहाड़ों पर जाना पड़े। ये बस हर पल पूरी तरह से जागरूक रहने की अवस्था है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। बताइए, क्या सवाल है? अगर लोग सिर्फ और सिर्फ इसी पल में जिएं, तो वे अपने भविष्य की प्लानिंग कैसे करेंगे? मतलब अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो क्या हम जीवन में पीछे नहीं रह जाएंगे? क्या लक्ष्य बनाना गलत है? ये सवाल अक्सर लोगों को उलझा देता है। इसका जवाब समझने के लिए हमें प्रैक्टिकल टाइम यानी व्यवहारिक समय और साइकोलॉजिकल टाइम यानी मनोवैज्ञानिक समय के बीच का अंतर समझना होगा। व्यवहारिक भविष्य की प्लानिंग करना बिल्कुल सही है। जैसे अगर मुझे कल सुबह की फ्लाइट पकड़नी है, तो आज अलार्म लगाना और पैकिंग करना तो जरूरी है ना? एकदम सही। ये दिमाग का सही उपयोग है। ये व्यवहारिक है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से भविष्य में अटक जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से अटकना, इसे थोड़ा और समझाएंगे? इसका मतलब है कि भविष्य के किसी लक्ष्य पर अपनी पूरी खुशी और अपनी पूरी सेल्फ वर्थ को निर्भर कर देना। ये सोचना कि जब तक मुझे वो बड़ी गाड़ी नहीं मिल जाती, तब तक मेरा जीवन बेकार है। समझ गई। तो प्रेजेंस का मतलब ये नहीं है कि लोग योजना ना बनाएं। इसका मतलब ये है कि काम करते समय उनका पूरा ध्यान उसी काम पर हो, बिना इस उम्मीद के कि ये काम भविष्य में कोई जादुई खुशी देगा। बिल्कुल। यात्रा का आनंद लेना, बजाय इसके कि सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की चिंता में घुटते रहना। हम लक्ष्य बना सकते हैं, लेकिन अपनी आंतरिक शांति को उस लक्ष्य का गुलाम नहीं बना सकते। बहुत खूब। चलिए अब इस पूरी चर्चा को जीवन के उस हिस्से से जोड़ते हैं जो अक्सर हमारे सबसे बड़े दर्द का कारण बनता है, हमारे रिश्ते। जब दो ऐसे इंसान मिलते हैं जो अपने अपने अतीत और भविष्य की चिंताओं में फंसे हैं, तो क्या होता है? रिश्ते ही वो जगह हैं जहां हमारा ईगो और हमारी पेन बॉडी सबसे ज्यादा खुलकर सामने आते हैं। ज्यादातर रिश्ते अनजाने में हमारी अपनी कमियों को पूरा करने की कोशिश पर टिके होते हैं। हम दूसरे इंसान को अपनी खुशी का इकलौता स्रोत मान लेते हैं। हाँ, लोग अक्सर सोचते हैं कि ये सामने वाला इंसान आकर मेरी जिंदगी का सारा खालीपन भर देगा, और यहीं से निर्भरता पैदा होती है। मैंने देखा है कि हम अक्सर इंसान से नहीं, बल्कि उससे जुड़ी अपनी उम्मीदों से प्यार करते हैं। सही कहा। और जब वो इंसान उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो हमें लगता है कि उसने हमें धोखा दिया है। तो जब किसी रिश्ते में तीखी बहस होती है, तो क्या वो असल में दो इंसानों के बीच होती है या किसी और चीज के बीच? अगर गहराई से विश्लेषित करें तो वो बहस दो इंसानों की नहीं, बल्कि दो अहंकारों और दो पेन बॉडीज की टक्कर होती है। जब एक पार्टनर कुछ कड़वा बोलता है, तो असल में वो अपने अंदर के पुराने दर्द को बाहर फेंक रहा होता है, और दूसरा पार्टनर उसे अपने ईगो पर ले लेता है और बदले में और ज्यादा कड़वा बोलता है। तो एक असली रिश्ता कैसा होना चाहिए? एक असली और जागरूक रिश्ता वो है जो दो दिमागों के बीच नहीं, बल्कि दो चेतनाओं के बीच होता है, जहां बिना शर्त स्वीकार करने की जगह होती है। लेकिन जब सामने वाला कोई कड़वी बात बोलता है तो रिएक्शन तो तुरंत आता है ना। ऐसे में कोई इंसान अपने रिश्ते में इस अवेयरनेस को कैसे लाए? यहीं पर सारा अभ्यास काम आता है। मान लीजिए किसी के पार्टनर ने कोई ताना मारा। सामान्य स्थिति में इंसान तुरंत पलटकर जवाब देता है, लेकिन अगर हम चेतना लाना चाहते हैं तो जब वो ताना सुने तो तुरंत जवाब ना दें, उस पल रुकें। मतलब एक पॉज लें और ध्यान दें कि शरीर के अंदर क्या हो रहा है। हाँ, अचानक से दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, सीने में भारीपन लगेगा और दिमाग तुरंत एक पलटवार करने वाला जवाब तैयार करने लगेगा। उस पलटवार को मुंह से बाहर निकालने से पहले बस अपने अंदर उठ रहे उस तूफान को देखें। खुद से पूछें कि क्या यह गुस्सा मेरा है या मेरे ईगो का डिफेंस मैकेनिज्म है। बिल्कुल, जैसे ही इंसान अपनी खुद की शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया को एक ऑब्जर्वर की तरह देखता है, वो उस अनकॉन्शियस साइकिल को तोड़ देता है। उस एक पल के पॉज में ही रिश्ते को बचाने की ताकत होती है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है, दूसरे इंसान को बदलने के बजाय अपने खुद की प्रतिक्रिया को लेकर जागरूक हो जाना। चलिए
ये तो हुई उन चीजों की बात जहां हम खुद को रोक सकते हैं, लेकिन उन बुरी परिस्थितियों का क्या जो हमारे नियंत्रण से बिल्कुल बाहर हैं? जैसे कि मान लीजिए किसी की अचानक नौकरी चली जाए, कोई बड़ी बीमारी आ जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए। ऐसी स्थिति में इंसान क्या करे? मेरे ख्याल से यहीं पर एक बहुत ही भारी शब्द सामने आता है, समर्पण। हाँ, समर्पण एक ऐसा शब्द है जिसे अक्सर बहुत गलत समझा जाता है। लोगों को लगता है कि समर्पण का मतलब है हार मान लेना या अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से छोड़ देना। तो आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ में समर्पण का असली मतलब क्या है? इसका मतलब हार मानना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है उस मानसिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोध को छोड़ देना जो हमें वर्तमान स्थिति की सच्चाई से लड़ने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर किसी की नौकरी चली गई है तो क्या वो बस घर पे बैठ जाए और कहे कि मैंने वर्तमान को समर्पण कर दिया है? क्या ये निष्क्रिय होना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। समर्पण का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है स्थिति को लेकर जो दिमागी ड्रामा चल रहा है उसे छोड़ना। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कोई इंसान किसी दलदल में गिर गया है। ठीक है। अगर कोई इंसान दलदल में गिर जाए तो उसका पहला रिएक्शन क्या होता है? पैनिक। वो सोचता है मैं यहाँ कैसे गिर गया, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? और वो गुस्से और डर में दलदल से लड़ता है, हाथ पैर मारता है। बिल्कुल। और दलदल का नियम क्या है? जितना ज्यादा आप संघर्ष करेंगे, जितना आप हाथ पैर मारेंगे, उतना ही तेजी से नीचे धंसेंगे। ये जो मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था वाली सोच है, यही मानसिक प्रतिरोध है। तो यहाँ समर्पण क्या होगा? समर्पण का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान कहे ठीक है मैं दलदल में हूं, अब मुझे यहीं डूब जाना चाहिए। समर्पण का मतलब है वास्तविकता को बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी शिकायत के स्वीकार करना। हाँ, मैं दलदल में फंस चुका हूं, ये इस पल का सच है। और जैसे ही ये गहरी स्वीकृति आती है, पैनिक खत्म हो जाता है। एकदम सही। दिमाग शांत होता है, ऊर्जा फालतू के विचारों में बर्बाद नहीं होती। और एक शांत दिमाग ही आसपास देख सकता है कि क्या कोई पेड़ की टहनी लटक रही है जिसे पकड़कर बाहर निकला जा सके। स्थिति को स्वीकार करके फिर पूरे होश में जो एक्शन लिया जाता है वो पैनिक में लिए गए एक्शन से 1000 गुना ज्यादा प्रभावी होता है। ये उदाहरण पूरी तस्वीर साफ कर देता है। नौकरी जाने वाले उदाहरण में भी यही होगा। मेरी नौकरी क्यों गई सोचकर रोना प्रतिरोध है। हाँ, और हाँ, आज मेरे पास नौकरी नहीं है, अब मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए, ये मानकर अपना रिज्यूम अपडेट करना समर्पण है। क्या बात है। मतलब वर्तमान से लड़ाई खत्म होते ही इंसान को सच्ची आजादी मिल जाती है। बिल्कुल। सारा तनाव सिर्फ इस बात से पैदा होता है कि हम जो है उसे स्वीकार नहीं करना चाहते और जो होना चाहिए था उसके पीछे भागते रहते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ी सीख यही निकल कर आती है कि सच्ची सफलता, सच्ची शांति और अध्यात्म किसी भविष्य के लक्ष्य में नहीं है, वो पूरी तरह से इस वर्तमान क्षण की गहराई में उतरने में है। हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो देखने वाली चेतना है जो उन विचारों को महसूस कर रही है। एकदम सही कहा आपने। और इस ज्ञान की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आजमाने के लिए किसी खास दिन का इंतजार नहीं करना है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी के सबसे छोटे पलों में उतारा जा सकता है। जैसे अगली बार जब लोग एक कप चाय पिएं या अपने घर के बाहर टहलने जाएं, तो अपने मन को उस कल की मीटिंग से वापस खींचकर सिर्फ उस पल को महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं। हवा का चेहरे पर स्पर्श, चाय की गर्माहट, बिना किसी विचार के सिर्फ उस अनुभव में मौजूद रहना। हाँ, बिना किसी विचार के सिर्फ अनुभव करना। ये सुनने में जितना सरल लगता है, इसका अभ्यास इंसान को उतनी ही गहराई तक ले जाता है। हमने शुरुआत में एक ट्रेन के सफर की बात की थी, जहां इंसान खिड़की के बाहर देख तो रहा था पर कुछ महसूस नहीं कर रहा था क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में उलझा था। अगर हम इस चर्चा का अंत एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ करें, तो वो विचार क्या होगा? कि अभी ठीक इसी पल में मन में कल की कोई चिंता न हो, अतीत का कोई पछतावा न हो और भविष्य का कोई डर न हो। एक पल के लिए इस अवस्था को महसूस किया जाए। उस खालीपन और शांति में जो बचता है, क्या वही जिंदगी का सबसे सच्चा और खूबसूरत रूप नहीं है? उस ट्रेन के खिड़की से बाहर जो नज़ारे हैं वो सच में बहुत जीवंत हैं और ये सफ़र बहुत खूबसूरत है। अगर हम बस अभी में